टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स। मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं। मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स में हमने अभी फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल पढ़ा। फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल के बाद कुछ थियोरेटिकल टॉपिक भी है हमारे पास, उसको अभी छोड़ो। अभी हम पहुंच रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। पेज नंबर की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। हम अभी पहुंच रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और जो नाम वैसा काम है, इकोनॉमिक मतलब सस्ता। कहना क्या चाह रहे हैं ये? चीपेस्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर नहीं, जज वाला नहीं है। ऑर्डर मतलब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स की। जैसे कल एक एग्जांपल दिया था मैंने कि 12,000 लीटर की अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं हर महीने ऑर्डर करूंगा या फिर साल में एक ही करूंगा या फिर हाफ ईयरली करूं या फिर क्वार्टरली करूं, वो डिसाइड करना है। ठीक है, तो ऐसा मैं ऑर्डर करूंगा उतनी क्वांटिटी के मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स करूंगा जिससे मेरी कॉस्ट मेरी सबसे कम आए, है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसी हम क्वांटिटी ढूंढ रहे हैं और इतने हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स करेंगे जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आए। ऑल गुड। तो इधर हमारी कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो भी कॉस्ट है, इश्यू कॉस्ट नहीं है बच्चों, ये इश्यू प्राइस नहीं है। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल नहीं, सॉरी, मटेरियल कंट्रोल के अंदर मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हम ढूंढने वाले हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब लेना होता है, परचेज करने की बात हम कर रहे हैं। तो हम रिसिप्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि जब मटेरियल हम लेंगे तब सस्ते में सस्ता कब पड़ेगा। तो रिसिप्ट में सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट आती है। आपके पास तो पूरी लिस्ट ऑफ आइटम है, सही है ना? लिखा भी आप लोगों ने कि रिसिप्ट में कितनी कॉस्ट आ सकती है। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो उसकी कॉस्ट होती है विच इज़ कॉल्ड एज परचेज प्राइस होती है, और दूसरी जो कॉस्ट होती है वो परचेज प्राइस से रिलेटेड होती है। जैसे कि जिसको हम बोल सकते हैं एसोसिएटेड कॉस्ट, मतलब रिलेटेड कॉस्ट, परचेज प्राइस से जुड़ी हुई। एसोसिएटेड कॉस्ट के बहुत सारे नाम थे, आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस, वही कैरेज, फ्रेट, वो जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें उसमें आ जाएगी। सही है, स्टॉकिंग चार्जेस भी आता था, सब कुछ कॉस्ट उसमें आ जाएगी। बट वो सब कॉस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इस कंसेप्ट के लिए। ठीक है, एक का नाम रखा है हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरे का नाम हमने रखा है कैरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में अगर बताए तो क्या हो सकती है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट? कोई भी सजेशन दो। ऑर्डर करने की कॉस्ट है। आप परचेस डिपार्टमेंट से शुरू करो। परचेस डिपार्टमेंट वालों की सैलरी भी मेरी कॉस्ट ही तो है, उसका भी कुछ पोर्शन तो आ सकता है उसमें। पूरा का पूरा नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत सारे मटेरियल ऑर्डर करते हैं, तो कुछ पोर्शन उसका भी कंसिडर करेंगे। फिर ऑर्डर करने के बाद वो टेंडर की कॉस्ट, कोटेशन की कॉस्ट, वो एडमिन पूरा प्रोसेसिंग जो होता है उसकी कॉस्ट। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है कैरिंग कॉस्ट। दो कॉस्ट होती है। हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की चर्चा कर रहे थे। इसमें आपके कुछ परचेज डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, उनके रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो भी कवर होती है। फिर ऑर्डर कर दिया हमने, वो पूरा प्रोसेसिंग कॉस्ट में लिख सकता हूँ, बट ठीक है समझ जाना इनकी कॉस्ट में वो भी आ गई। माल ऑर्डर करने की जो कॉस्ट होती है, प्रोसेसिंग चार्जेस, वो टेंडर फ्लोट करना, फिर लोगों के लिए इंतज़ार करना, लोगों को साइट विजिट करवाओ या फिर हमारे रिक्वायरमेंट बताओ, तो उन सब में कॉस्ट लगती है, तो वो आ जाएगा। फिर एक बार ऑर्डर करने के बाद हमारे तक पहुँचेगा तब तक की सारी कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट में कवर होती है। ऑर्डर करने के बाद वो मटेरियल हमारे पास पहुँचे तब तक की सारी कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है, एक होती है लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फिर दूसरा है कैरेज चार्जेस,
बच्चों और लिखना हो तो फ्रेट चार्जेस, और लिखना हो तो इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिट वाला इंश्योरेंस जो होता है वो आएगा। मतलब कितनी सारी चीज़ें आ जाती है। नॉर्मल लॉस वो तो भूल नहीं सकते भाई। अभी नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द ट्रांजिट क्या हो सकता है? केमिकल है, उड़ सकता है, ठीक है। इवापोरेशन की कॉस्ट हो सकती है। कोई ऐसा मटेरियल होता है जो हवा के संपर्क में आते ही श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए रोहित की तरह, ठीक है। तो वो श्रिंकेज में भी उसका वेट लॉस होता है। तो ये जो भी चीज़ें नॉर्मल लेवल पे आएगी वो सब चीज़ें इधर कंसिडर हो सकती है। तो सिर्फ बहुत हो गया अभी इधर, एटसेट्रा इज इनफ, ठीक है। बहुत सारी कॉस्ट इसमें आ सकती है, बट एक बार गुड्स हमारे पास आ जाए और उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लो, इन बिटवीन की जितनी भी कॉस्ट होती है, वापस बोलता हूँ एक बार आपने गुड्स रिसीव कर दिया और आपने प्रोडक्शन के लिए वो मटेरियल इश्यू किया, उन दोनों के बीच में जितनी भी कॉस्ट होगी वो सब कॉस्ट होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि तब तक उसको संभाल के रखना है। कैरी करना मतलब वही होता है संभाल के रखो। जितना भी संभाल के रखने की कॉस्ट आएगी सब इधर क्या आ सकती है। बहुत बढ़िया। गोडाउन बोलो, वेयर हाउस बोलो, सब एक ही बात है। उसके चार्जेस मतलब रेंट ही होता है ना, वेयर हाउस चार्जेस मतलब। फिर अगेन इधर भी इंश्योरेंस चार्जेस है ना। मटेरियल शायद ऐसा हो कि जिसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़े तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे फिर, सही है। बहुत सारे चार्जेस और आ सकते हैं। उसके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी की चार्जेस भी आएंगे उसमें। मतलब जो मटेरियल आप जिस कंडीशन में लेते हो उसको उसी कंडीशन में रखने के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट लगने वाली है। ऑल गुड। तो दोनों कॉस्ट क्या होती है वो समझ में आ गया आपको? पक्का? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये दो कॉस्ट है ना एक दूसरे के ऑपोजिट चलती है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। कल शायद बात हुई थी कि नहीं हुई थी पता नहीं, बट इतना हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या? एक बढ़ेगी तो एक घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कल हमने बात की थी कि अगर 12,000 लीटर्स ऑफ यूनिट केमिकल्स, यूनिट नहीं, 12,000 लीटर्स ऑफ केमिकल मुझे ऑर्डर करने हैं साल भर में, मैं एक ही बार में ऑर्डर कर दूँ तो 12,000 लीटर मुझे पूरे साल तक संभाल के रखने पड़ेंगे। मतलब पूरे के पूरे 12,000 नहीं होंगे एट द एंड तक, बट हाँ कॉस्ट तो होगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट ज़्यादा आएगी कैरिंग कॉस्ट उसको संभालने की, और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही ऑर्डर किया था तो सिंगल बार आनी है पूरा प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर वही चीज़ मैंने मंथली कर दी तो 12 ऑर्डर्स हो जाएंगे टोटल, तो 12 ऑर्डर की कॉस्ट भी 12 बार लगती है। और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसको ऑन एन एवरेज 1000 रखना है संभाल के, तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। मतलब एक कॉस्ट बढ़ती है तो दूसरी घटती है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इन दोनों कॉस्ट को ढूंढा कैसे जाए, पहले तो हम उसकी बात करते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढने के लिए जितनी भी कॉस्ट थी उन सबको तो प्लस करोगे आप, है ना, ओके। और उसको पर यूनिट से आप डिवाइड कर सकते हो 12,000 यूनिट से, जो भी जितने भी कॉस्ट आएगी उसको। तो एग्जाम्पल में मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट जनरली अवेलेबल होगी। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास अवेलेबल होगी। अगर ना हो, ऐसा होता नहीं है जनरली, हो तो फिर जितनी भी कॉस्ट थी हमारे पास वो सबको हम प्लस करके उसको डिवाइड बाय यूनिट करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने के लिए हमको क्या करना चाहिए वाली, उसको नंबर ऑफ ऑर्डर, सॉरी नॉट पर यूनिट, ये वही चीज़ मैं वही सोच रहा था गड़बड़ क्यों हो रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढना है कि अगर मेरे पास एक टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अवेलेबल है, डिवाइड बाय 12 ऑर्डर्स करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे मुझे, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल में हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अवेलेबल होता है जनरली, तो उसी कॉस्ट को मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी मुझे। मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 100 रुपीज़ और मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स करने हैं 12,
तो 12 इंटू 100 करके 1200 रुपीज़ मुझे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी, आराम से मिल जाती है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे ढूंढ सकते हो आप? ऐसे नहीं, ऐसा वो नहीं, वो तो है ही, इधर उधर तो घुमा सकते हो, वो अलग बात है, बट हमको उससे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने पड़ेंगे, तब हम इसमें डाल भी सकते हैं। आप खुद बताओ ना भाई, एनुअल कितना चाहिए आपको? 12,000। हर ऑर्डर में कितना मंगवाने वाले हो? मिल गए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मिल सकते हैं ऐसे। मैंने क्या बोला, एनुअल कितनी रिक्वायरमेंट है डिवाइड बाय एक ऑर्डर में कितना मंगवाने वाले हो, इतना ही। सही है, तो इसी को फॉर्मूला में लिख सकते हैं, इसी को फॉर्मूला में लिख दो, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्या लिखूं? वो 1000 क्या था, क्वांटिटी या यूनिट्स जो भी बोलो, ऐसा लिख सकता हूँ। पागल हो गए हो, हर बार अलग अलग क्यों मंगवाएंगे? हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो हर बार उतनी ही क्वांटिटी मंगवाएंगे जितनी इसमें मिलेगी, तभी हमको सबसे सस्ता पड़ेगा। उसी के लिए हम इन दोनों कॉस्ट को ढूंढ रहे हैं। सही है ना? ऑर्डर कभी भी अलग नहीं होने वाले। ऑर्डर अगर अलग ही होने वाले होते तो ये कंसेप्ट बनता ही क्यों? ये कंसेप्ट ही क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उतने ही ऑर्डर करो जिससे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों कम आए। अभी दोनों कम तो आ ही नहीं सकती, एक कम होगी तो एक बढ़ेगी। उसका मतलब क्या हो गया? दोनों इक्वल आए। समझ में आया? ठीक है, उसके लिए भी लिखता हूँ मैं, एजम्पशंस 2-3 आएंगे, लिख देंगे। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर। अभी वो 12,000 ऊपर था, उसको हम बोलेंगे एनुअल कंजम्पशन। 1000 जो था उसको हम बोल सकते हैं यूनिट्स टू बी ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है। भाई 12,000 लीटर एनुअल कंजम्पशन दिया होगा और एक ऑर्डर का मैं कितना ऑर्डर करना है, जो हमको अगर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर ढूंढ सकते हो। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर है तो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो अवेलेबल, पर ऑर्डर तो अवेलेबल होगी। ठीक है ना? ओके, तो इतनी कहानी मानते हैं कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट थी? उसको संभाल के रखने की कॉस्ट है। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको संभाल के रखने की उसकी कॉस्ट है। तो इसमें भी अगर 12,000 मंगाएंगे तो 12,000 संभालना पड़ेगा, अगर 1000 मंगवाएंगे तो 1000 संभालना पड़ेगा। मतलब जितना आप ऑर्डर करोगे उतना मुझे कैरी करना है, जितना हम ऑर्डर करेंगे उतना मुझे कैरी करना है। ठीक है, तो इसमें भी मैं जितना भी ऑर्डर करना है वो भी वही लिख सकता हूँ, यही सेम वर्ड, यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर। मान लो वो 1000 थे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, आपको एग्जाम्पल में अवेलेबल होगी कैरिंग कॉस्ट पर, एक चीज और साथ में रखनी है, पर एनम, पर यूनिट पर एनम हमको कंसीडर करना है कैरिंग कॉस्ट को। क्यों ऐसा करते हैं हम? पर यूनिट तो समझ में आया, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय इन द यूनिट्स होगा, तो ऑब्वियसली पर एनम ही चाहिए ना हमको, साल भर की कॉस्ट ढूंढने की। सही है, एक यूनिट पूरे साल संभालने की कॉस्ट, समझ में आ रहा? पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट पूरे साल उसको संभालने की कॉस्ट। बट कोई भी यूनिट हम पूरे साल तक नहीं संभालते। सही है, एग्जाम्पल के तौर पे ये 12,000 लीटर से हम कब से खेले जा रहे हैं, उसी की बात हम वापस करते हैं कि एक साथ मैंने 12,000 लीटर्स मंगवा लिए, तो क्या मुझे 12,000 के 12,000 यूनिट पूरे साल तक संभाल के रखने पड़ेंगे? नहीं ना। मान लो एक महीने में 1,000 यूज़ हो गया, तो एक महीने तक पहले दिन 12,000 थे, दूसरे दिन कम होंगे, तीसरे दिन और कम होंगे। चलो मंथ वाइज गिनते हैं, दिन में गए तो बैंड बज जानी है। मंथ वाइज ढूंढ रहे हैं, तो पहले मंथ में 12,000 हैंडल करने, सेकंड मंथ में
11,000, देन 10, 9, 8, 7, 6, उस हिसाब से धीरे धीरे हज़ार कम होते जाएंगे। तो आप डायरेक्ट 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉस्ट आपकी सही है कि नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है ना, क्योंकि वो जो मेरे 12,000 यूनिट है पूरे साल तक थोड़ी मेरे पास पड़े, मेरे पास तो धीरे धीरे वो यूनिट रिड्यूस हो रहे हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर वो यूनिट कंप्लीट भी हो जाने हैं। ये तो मैंने एक साथ 12,000 मंगवाए तो की बात है, चलो मैं सिर्फ 1,000 मंगवा रहा हूँ, तो वो 1,000 भी क्या पूरे महीने तक मेरे पास रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। रोज़ वो क्वांटिटी चेंज होगी, सही है, रोज़ हम कुछ ना कुछ इश्यू करते जाएंगे और रोज़ मेरी क्वांटिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 1,000 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ले लो। समझ में आया कि थोड़ा ऊपर से जा रहा है? 12,000 वाला तो समझ गए, क्योंकि मंथली रिड्यूस हो रहे हैं। 1,000 में मैं 1,000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 12,000 से क्यों नहीं किया? क्योंकि हर महीने मैं 1,000 ही तो मंगवाऊंगा, 12,000 कभी इकट्ठा होने ही नहीं वाले। ठीक है, इस महीने 1,000 मंगवाए, वो खत्म होंगे, दूसरे महीने अपने आप आ जाएंगे, वापस आएंगे, वो भी कितने आएंगे? 1,000 ही आने वाले। तो मुझे 1,000 ही संभाल के रखना है पूरे साल। बट उसमें भी हर महीने जैसे ही मैंने 1,000 यूनिट्स या 1,000 लीटर कंसीडर किए, कंज्यूम धीरे धीरे कंजम्पशन होता जाएगा। जैसे ही लोगे आप, तो 1,000 लीटर पूरे महीने तक आपके पास नहीं रहता। तो कितना लोगे? सवाल वो है कि ना हम 12,000 ले सकते हैं, आखिरी महीने का ले सकते हो 1,000, वो भी गलत है। बीच का ले सकते हो 6,000 जैसा कुछ, मतलब कितने लोगे? मेरे को तो वही सवाल पूछना है कि क्या करते हैं जब ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 12,000 लीटर लूँ कि 1,000 लूँ। 12,000 लूँगा बहुत ज़्यादा हो जानी है, 1,000 लूँगा बहुत कम हो जानी है 12,000 के ऑर्डर के हिसाब से। तो क्या करते हैं ऐसे टाइम पे? एवरेज, सिंपल। तो ये जो भी आएगा यूनिट्स टू बी ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर, उसका मैं क्या कर दूंगा? एवरेज। ठीक है, फिर वो 1,000 हो या फिर 12,000 हो, क्योंकि 1,000 भी पूरे महीने तक 1,000 नहीं रहते, धीरे धीरे रिड्यूस होते हैं। 12,000 भी पूरे साल तक 12,000 नहीं रहेंगे, धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको एस्टिमेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार एवरेज कर देंगे तो क्या काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ऑल गुड। तो कैरिंग कॉस्ट ढूंढने की फॉर्मूला, यूनिट्स टू बी ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1/2। क्यों करते हैं वो मैंने अभी आपको समझाया इसके जरिए। डायरेक्ट भी बोल सकता था यही चीज़, बट नहीं, मेरा मन मानता नहीं। तो दोनों फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आराम से ढूंढ सकते हो आप, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय यूनिट्स टू बी ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर, सही है। वैसे ही कैरिंग कॉस्ट के लिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर। बट वो नहीं ले सकते, रीज़न आपको पता है, इसलिए हम क्या करते हैं? एवरेज। तो 1/2 बन गई फॉर्मूला आपकी, बहुत आसान। ऑल गुड, ओके। तो EOQ के लिए बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढने के 3 एजम्पशन है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढने के 3 एजम्पशन है कि कब ये आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सच में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी, मतलब कब आपको सच में सबसे सस्ता पड़ सकता है। उसके लिए एजम्पशंस तो चाहिए ही चाहिए। तो एजम्पशंस की हम बात करें तो पहला एजम्पशन किसके बारे में है? ये दोनों कॉस्ट के बारे में, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू माई कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा है ना एमए में, इकोनॉमिक, वही है इक्विलिब्रियम लेवल। क्योंकि एक कम होना है तो दूसरा बढ़ना है, इसको कम करने जाओगे तो ये बढ़ जाएगा। तो दोनों के पीछे मत पड़ो, दोनों को एक लेवल पे ले आओ, दोनों इक्वल होगी तभी मेरी EOQ लेवल आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट उसका कंडीशन है ना। दूसरा ले लो, सेकंड, कि परचेज प्राइस। आपने देखा होगा हम एसोसिएटेड कॉस्ट के ऊपर है, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, अभी तक इसको तो हमने पूछा भी नहीं। तो परचेज प्राइस इज गिवन एंड फिक्स्ड। फिक्स का मतलब सब समझते हैं कि वो फिक्स ही रहेगी, तभी आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सही से मिलेगी।
अदरवाइज मान लो कि हम प्लान कर रहे हैं मस्त इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मंगवा रहे हैं और एकदम से कोई ऑफर आ गई जिसमें परचेस प्राइस कम हो रही है, तब भी आप ऐसा नहीं बोलोगे नहीं नहीं मेरा तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, मैं ऐसे ही मंगवाऊंगा। सिर्फ यही कॉस्ट नहीं है बॉस, ये भी तो है। तो अगर मेरी परचेस प्राइस में चेंज हुआ तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन नॉट बी माई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑलवेज, चीपेस्ट नहीं होगी। शायद टोटल कॉस्ट में ढूंढने बैठूँ तो परचेस प्राइस भी लूँगा ना, प्लस ये लूँगा। हम तो ये जो ढूंढ रहे हैं वो इन दोनों के आधार पे ढूंढ रहे हैं, इसको तो गिना नहीं था फिक्स। बट अगर ये चेंज हुआ तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आएंगे, और मुझे तो टोटल कॉस्ट कितनी कम आ रही है वो देखने से मतलब है ना, सिर्फ ये दो कॉस्ट पे थोड़ी रुकना है। बट अगर मेरी परचेस प्राइस फिक्स है, इवन है, तो फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफेक्टिव हो सकती है। ऑल गुड? ओके। थर्ड एजम्पशन कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो और आपको पता है कि आपका एनुअल कंजम्पशन इज नोन। नोन मतलब पता है, ये भी एजम्पशन है। ऐसा नहीं बोल सकते कि पता नहीं, देखते हैं एंड तक कितना आएगा। आपको पता है मुझे 12,000 लीटर ही चाहिए और आप उतना ही मंगवाओ। ऑल गुड? फिर उसमें सरप्राइजिंग नहीं होगा। अगर सरप्राइजेज आ गए उसमें भी तो भी ये खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है? तो अगर EOQ को मुझे एस्टैब्लिश करना है तो मेरे लिए 3 एजम्पशन है। OC इज इक्वल टू CC, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस इज गिवन एंड फिक्स्ड, एंड लास्ट इज एनुअल कंजम्पशन इज नोन। तो लास्ट स्टेज है हमारा समझने का। आपका पहला एजम्पशन याद करो, इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, वही लिखा है मैंने अभी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ये होगा तब क्या मिलेगा मुझे? EOQ मिलेगा, उतना मुझे पता है। EOQ का मतलब ही क्या होता है कि एक ऑर्डर में आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे जिससे आपकी कॉस्ट। बहुत बढ़िया, स्मार्ट बच्चे। तो इसको मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा है। फॉर्मूला इतनी बड़ी बड़ी कौन लिखता है? तो एनुअल कंजम्पशन को AC कर देते हैं। यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर, अरे उसी को तो EOQ बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? यूनिट्स टू बी ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर, उसी को हम क्या बोलते हैं? EOQ। वही तो मेरा EOQ है। समझ में आ रहा है? तो इसकी जगह पे मैं चाहूँ तो EOQ लिख सकता हूँ। ठीक है? बोला था मैंने जादू दिखाऊंगा, आ गया जादू, शुरू हो गया जादू दिखना अपने आप। ठीक है? इसकी जगह पे OCPO क्या लिखना? अभी OC चलेगा खाली? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ही समझना है, जब भी OC लिखा तब, है ना? इज इक्वल टू, बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, वो 1/2 ही है। इसको क्या कर सकते हैं सर? अभी तो आपने बताया यही EOQ है, वही उधर था, वही इधर भी आ सकता है। इसको क्या लिखेंगे? CC नहीं चलेगा भाई, सिर्फ पर यूनिट होगा ना तो मैं CC लिख देता था, बट इसको हम लिखेंगे CC पूपा। ठीक है? नहीं, ये पूपा सही, मजा आ रहा है। CC पूपा हमेशा याद रखना, CC पूपा को भूलना नहीं है। ठीक है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दैट इज कॉल्ड CC पूपा। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म है। तो अभी इसको थोड़ा इज इक्वल टू बीच में लिखा है, मतलब आप समझ गए होंगे हम इधर उधर करने वाले हैं। तो इधर जो डिवीजन में है वो उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जा सकता है न्यूमरेटर में, सही है, और इधर जो डिवीजन में वो उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है? तो 2 आ जाने दो इधर, सो 2 इंटू AC इंटू OC, ठीक है, इज इक्वल टू EOQ, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये भाई दो EOQ हो जाना है, EOQ इंटू EOQ, तो इट कैन बी कॉल्ड एज EOQ का स्क्वायर। कर सकते हैं ना? 2 EOQ मत लिखना, प्लस नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर होगा, प्लस कर रहे होते तो 2 EOQ आते थे। ठीक है? अच्छा है किसी ने पूछा नहीं। CC पू पा, ठीक है, पा पिक्चर याद आ गया, पा वाला है। अमिताभ बच्चन क्या समझते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे तो इसमें जादू दिखाना था, तो जादू के लिए मुझे इसको एक तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है? ये रहा उसी तरफ, इसको मैं रखता हूँ उधर ही, EOQ का स्क्वायर। ठीक है? तो ये भाई साहब इस तरफ आ सकते हैं, है ना? तो उस भाई साहब को इधर लाओगे तो मैं इधर बीच में से ना मल्टीप्लिकेशन की साइन को मिटा रहा हूँ। ठीक है? 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाई C पू पा,
अभी भी बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है ना, और छोटा करेंगे बाद में, बट पहले स्क्वायर को ले जाए उस तरफ। तो जादू मिल गया आपको? जादू मिला कि नहीं? कबूतर दिखा? हाँ दिखा। सी वो वाला कबूतर नहीं, खिड़की में है वो, ये वाला कबूतर। बच्चों बातों बातों में हमने क्या कर लिया, ईओक्यू की फॉर्मूला बना डाली। देखो ये चीज सबसे पहले भी करते, बोल रहा था मैंने मैजिक है, दिखा मैजिक। चलो मैजिक को थोड़ा और इजी कर देते हैं बच्चों। ईओक्यू इज इक्वल टू √of 2AO/C। क्या सी? इतना लंबा था, सिर्फ सी कर दिया। चलो ठीक है, तो यही फॉर्मूला मिलेगी। ईओक्यू इन यूनिट्स मुझे अगर ढूंढने हो इन यूनिट्स, तो हम 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या था ओ, क्या था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हमेशा याद रखना है। याद क्या रखना है, रख ही लेते हैं। हमको सर याद रहता नहीं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा A इज इक्वल टू क्या होगा, एनुअल कंजम्पशन। ओ मतलब क्या होने वाला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हमेशा वही रहेगा। सी मतलब क्या होने वाला है सर, कैरिंग कॉस्ट पुपा पर यूनिट पर एनम। बहुत गंदा लिखा, जो भी है, पर एनम, ठीक है। तो ये थी हमारी ईओक्यू की फॉर्मूला। तो मेन कंसेप्ट इसमें समझना वही था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट करते करते ही आपको उसी में से ईओक्यू मिल भी सकता है ना। तो बाकी हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमको तो सीधी फॉर्मूला ही ऐड करनी है। ये था ईओक्यू इन यूनिट्स। अभी ईओक्यू इन वैल्यू भी होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट में नहीं, वैल्यू में। अगर वैल्यू में करो तो ये डिवीजन में नहीं रहेगा, उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो फिर पर यूनिट मिल जाना है। तो 2AOC, दैट्स इट। ये हो जाता है ईओक्यू इन वैल्यू, ये हो जाता है ईओक्यू इन यूनिट्स। ऑल गुड। ईओक्यू तक कैसे पहुंचे हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों को सेम मान के, उसके 3 एजम्पशन। OC इज इक्वल टू CC, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। दूसरा एजम्पशन था परचेज प्राइस इज नोन एंड फिक्स्ड, और तीसरा था एनुअल कंजम्पशन इज ऑल्सो नोन एंड फिक्स्ड। फिक्स नहीं लिखा था बट नोन है, ठीक है। फिक्स नहीं तो हर साल बदल सकता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब भी आप ईओक्यू कैलकुलेट कर रहे हो तब ये तीनों चीज़ें होगी तो ही ईओक्यू निकलेगा। अगर तीनों में से कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपका ईओक्यू का कंसेप्ट आप प्रूव नहीं कर सकते, सही है। क्योंकि बिना एजम्पशन के कोई थियरी साबित होती नहीं है। अभी वो एजम्पशन भटका तो मुझे उधर कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा, और वही सब चीज़ें हमको करनी है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरे मटेरियल कॉस्टिंग में देखा जाए तो, और बहुत मज़ा भी आया हमको समझने में, तो फिर गिनने में भी आएगा। अबाउट 50 यूनिट्स, पहला एग्जाम्पल C26, पेज नंबर 55। About 50 units are required every day for a machine। बस शुरू हो गई कहानी। बच्चों आपको तो पता ही ना आपको क्या चाहिए, आपको A चाहिए, आपको O चाहिए, और AOC चाहिए। वो AG OG हो जा रहा था अभी। आपको A चाहिए मतलब एनुअल कंजम्पशन चाहिए, तो ये क्या दिया हुआ है पहली लाइन में, डेली, मतलब डेली कंजम्पशन दिया है, मुझे एनुअल में कन्वर्ट करना है। मुझे डेज दिए हैं क्या कहीं कितने लेने हैं करके, नहीं दिए, तो फिर हम क्या ले सकते हैं, एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, तो डेली क्या है ना, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साल में जितने दिन होते हैं उससे। तो फिर बताओ कितने, 18,250 यूनिट्स मुझे साल भर में चाहिए, ठीक है। फिर अब फिक्स कॉस्ट ऑफ 50 पर ऑर्डर इज इंकर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये अच्छी बात है, पर ऑर्डर ही दिया है। फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹80 इज इंकर्ड, नहीं 50 इज इंकर्ड। तो मुझे जो चाहिए था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल गई, जो भी मिला है पर ऑर्डर ही मिला है।
₹50। तीसरा क्या चाहिए आपको, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो आपको क्या दिया हुआ है देखो जरा, 0.02 पर डे दिया है। द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल पर यूनिट अमाउंट्स, पर यूनिट तो है ही, पर यूनिट अमाउंट्स टू 0.02 पैसा, मतलब रुपीज पर डे, मतलब पर डे बॉस, ये भी पर डे है, मुझे तो पर एनम चाहिए। तो इसको भी मैं 365 डेज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे जो मिलेगी वो होगी मेरी सीसी पुपा 3 के 30। ठीक है, EOQ, अभी EOQ इन वैल्यू बोला है कि EOQ इन यूनिट बोला है, बोला है कुछ, बस तो फिर दोनों ढूंढ लेने के, और क्या। अभी मैं बोल सकता हूँ कि हमारी फॉर्मूला क्या थी, 2AO/C डाल दो, बात खत्म करो। 2 × 18,250 × 50 डिवाइड बाई 7.30, ये सब कर लेने के बाद अंडर रूट करना। आ गया 500। जरा कैल्सी में बटन दबाओ। आ गया पक्का। तो वैसे जैसे EOQ इन यूनिट ढूंढा, वैसे EOQ इन वैल्यू भी ढूंढ सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2AOC। तो 2 × 18,250 इंटू कहाँ गया 7.3, नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले, तो 50 × 7.3, वैल्यू में कितना आएगा, आ रहा है 3,600 एंड है आसान, आसान से भी आसान है। बस ये हो गया ना, तो फिर ये तो यही है, ठीक है। हाँ, ये समझना है बस, ये 3 चीज़ आपको हमेशा दिमाग में वही रखना है कि मुझे चाहिए क्या, क्वेश्चन में से ढूंढो, यहाँ तक पहुँचोगे कैसे। ये यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, पहुँचे हुए हैं, इधर हमको पहुँचना पड़ा, इधर भी हमको पहुँचना पड़ा, ठीक है। तो बस वही ध्यान रखना है क्या दिया है और क्या चाहिए। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल C29, लेट्स सी क्या समझे हो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ a component you are required to find out EOQ in units। सवाल है इन यूनिट्स, साफ साफ पूछा हुआ है। परचेज प्राइस पर कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब पार्ट ही होता है ना उसका, तो आपको परचेज प्राइस दी हुई है ₹200, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है ₹100। कैरिंग कॉस्ट के लिए बोला है 10% ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट, मतलब 10% ऑफ परचेज प्राइस, दैट मीन्स 10% ऑफ 200, दैट मीन्स रुपीज, ये पर यूनिट पर एनम ही होगा ऑब्वियसली। आगे एक चीज़ और दिया आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग मटेरियल पर एनम। बच्चों ये तो पता नहीं है, रुपीज में है। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग मटेरियल, बच्चों ऑर्डरिंग एंड कैरिंग मटेरियल की टोटल कॉस्ट को हम बोलते क्या है बॉस, total cost of ordering and carrying of material in a period, that means my EOQ in value। वही तो करते हैं हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट करके ही तो EOQ ढूंढते हैं। तो उन दोनों की टोटल कॉस्ट मुझे दे दी है, दैट मीन्स EOQ दिया हुआ है किसका, वैल्यू में, ठीक है, नॉट इन यूनिट्स, वैल्यू में दिया हुआ है। अगर आपको वैल्यू में EOQ दिया हुआ है तो इसकी फॉर्मूला रख दो, ढंग से करना पड़ेगा ना, पर रफली काम तो चलेगा नहीं। EOQ इन वैल्यू, हमारी फॉर्मूला के हिसाब से ही जाना है, 2AOC। EOQ इन वैल्यू है मेरे पास 4000, ये रूट को दूसरी तरफ ले आओगे स्क्वायर हो जाना है। 2A मुझे नहीं पता, O और C मुझे पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 100, अभी अभी C हमने ढूंढा है विच इज़ 20। देयरफॉर 4000 का स्क्वायर
रहने दो ना ऐसे ही, क्योंकि मुझे इधर 4000 मिल रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4000 ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ये 4000 का जो स्क्वायर है डिवाइड बाई 4000 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये उड़ जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4000 यूनिट्स। तो एनुअल कंजम्पशन मिला, ठीक है। अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सेम आए। नाउ हर बार हर बार उतना तो नहीं हो सकता। अगर ये चेंज है तो सब चेंज है। ये तो नसीब हमारा 4000 निकला, तो 4000 मैच करके हो गया। ऐसा हर एग्जाम्पल में थोड़ी होता। और देखो तो सही, रुपीज़ में दिया, साफ साफ। तो अभी मुझे ढूंढना था EOQ इन यूनिट्स। फिर तो क्या अभी सर, फॉर्मूला ही चाहिए, 2AO/C। कंप्लीट कर लोगे आप, और होप सो आंसर आना चाहिए आपका 200 यूनिट्स। अभी जो ए ढूंढा हमने 4000 यूनिट्स, वो एनुअल कंजम्पशन में लिख देना खाली, सही है बच्चों। SY में आप प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान दोगे, ठीक है। FY में पहले सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अभी रिक्वायरमेंट है। आपकी एग्ज़ाम होगी लिखने वाली, सो प्रेजेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड।